Assalamu alaikum. In previous class we have discussed basically the past paper which is of June 2016. ठीक है, तो हमने जून 2016 का पास्ट पेपर सॉल्व किया था। जो हमारे पास P1 था, वेरिएंट हमारे पास क्या था, 2 था। सही है। उसके हमने जो लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 14 था। दैट मीन्स कि हमने स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 किया था और क्वेश्चन 14 पे हमारी क्लास जो है लास्ट क्वेश्चन हमने करके क्लास को एंड अप किया था। Today we will continue with the next question which is basically question number 15 और जो है उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि आज की क्लास में कितना हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, so here is your paper which is in front of you. चलें जी, आपके पास क्वेश्चन जो है सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास this is 16 and this is question number 15. So in question number 15 the diagram shows the lines x plus y equals to 8 and 2y equals to x plus 4. दैट मीन्स कि आपको दो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर, एक है x plus y विच इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू x plus 4. ये एक नीचे ग्राफ आपके पास प्लॉट हुआ हुआ है और इसके अंदर ये शेडेड रीजन है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात हो रही है वो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। सही है। पार्ट ए पढ़ते हैं। पार्ट ए में कहा जा रहा है द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय द थ्री इनइक्वालिटीज। तीन इनइक्वालिटीज को जो है आपने इस शेडेड रीजन ने इसको डिफाइन किया हुआ है। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, राइट डाउन दीज थ्री इनइक्वालिटीज। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द थ्री इनइक्वालिटीज। टू ऑफ देम आर गिवन, टू ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इनइक्वालिटी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन। सही है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक रूल होता क्या है कि किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन है या लेस देन है, किस तरीके से। अगर तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास अगर एक दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, अगर मेरे पास एक लाइन है जो मेरे पास इंक्लाइन फॉर्म में है, दैट मीन्स इस तरीके से एक लाइन बन रही है और उसका जो ऊपर वाला पोर्शन शेड हुआ हुआ है, दैट मीन्स अबव द लाइन मेरे पास शेड हुआ हुआ है, तो मैं ये कहूँगा इट मस्ट बी वाई विच इज़ ग्रेटर देन जो भी मेरे पास यहाँ पे टर्म होगी या जो भी मेरे पास जो है एक्सप्रेशन मौजूद होगा। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन ये गिवन होती है कि अगर मेरे पास ये एक इस तरीके से एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मेरे पास एक लाइन है जो मेरे पास डिक्लाइन हो रही है लाइक दिस, इस तरीके से आ रही है और उसका भी मेरे पास जो पोर्शन है वो ऊपर वाला शेड हुआ हुआ है यानी अबव द लाइन है, तो मैं यही कहूँगा इन दिस केस इट इज़ ऑल्सो वाई इज़ ग्रेटर देन द गिवन एक्सप्रेशन। सही है। ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। ठीक है। अब हम इस अपने ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले अगर मैं आपको देखूं तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन, मैं सबसे पहले नेम दे देते हैं इस इक्वेशन को, हम नेम दे देते हैं ये हमारे पास लाइन 1 की है और फॉर एग्जांपल ये है लाइन 2 की। लेकिन इसके अंदर जो ग्राफ हमारे पास है इसमें किस तरह हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी लाइन 1 है और कौन सी लाइन 2 है। अगर मैं सबसे पहले अपनी लाइन 1 की इक्वेशन देखता हूँ तो ये आपके पास जो है ये मौजूद है x plus y equals to 8. For example, if I substitute the value of x 0 in the given equation, it will become y equals to 8. And if I substitute the value of y equals to 0, the value of x will be 8. So दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकल के आए, एक आया 0,8 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपके पास आया 8,0। अब आपने इस डायग्राम में आइडेंटिफाई ये करना है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर किस पॉइंट पर हैं। फर्स्ट वन जो मेरे पास है वो आपके पास आ गया है, रेड से शो कर लेते हैं इसको, एक ये रहा, दिस इज 0,8. नेक्स्ट वन इज दिस लाइन विच इज़ ऑन द मेन एक्स एक्सिस जहाँ मेरे पास y 0 होता है, तो 8,0.
ये लाइन है तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली जो मेरी लाइन है दिस इज लाइन 1। अगर ये लाइन 1 है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन हो गई वो मेरे पास क्या हो गई, लाइन 2 हो गई है। सही है, अब ये मेरी लाइंस आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब मैंने देखना है लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी और लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास क्या होगी यहाँ पे। सही है, अगर मैं लाइन सबसे पहले लाइन 2 की बात करता हूँ तो लाइन 2 मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे देख लेते हैं 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। लाइन 2 अगर मेरे पास ये लाइन है, ये वाली लाइन है, और इस लाइन का जो पोर्शन शेड हुआ हुआ है वो क्या है, अबव द लाइन है। दैट मीन्स इंक्लाइन मेरे पास है और अबव द पोर्शन शेड है, तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है यहाँ पर, y इज ग्रेटर देन। तो मैं ये कहूँगा 2y इज ग्रेटर देन x प्लस 4। दिस इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। सही है, ये किसकी बात हो रही है, लाइन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लाइन नंबर 1 की आपसे बात करता हूँ तो लाइन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास बात की जा रही है वो आपके पास क्या है, आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब ये वाली जो मेरी लाइन है इसको हम थोड़ा ब्लू से देख लेते हैं, ये लाइन डिक्लाइन फॉर्म में है, ठीक है। और डिक्लाइन फॉर्म के अंदर अगर मैं एक चीज़ देखता हूं तो हमारे पास जब डिक्लाइन देखते हैं तो अबव द रीजन जब होता है तो ग्रेटर देन है, तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास डाउनवर्ड है यानी बिलो द रीजन है, बिलो द लाइन है, तो मैं कहूँगा y इज लेस देन। तो ये वाला पोर्शन आपके पास क्योंकि बिलो द लाइन है तो ये मेरे पास क्या चीज़ हो गई, y इज लेस देन। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, बात समझ आई किस तरीके से हुआ ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल्स टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आपने एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, अगर आपसे ये बोला जाता है यानी ग्राफ के अंदर अगर आपके पास डॉटेड लाइन होगी इस तरीके से, कोई भी बेशक इंक्लाइन आपके पास डिक्लाइन डॉटेड लाइन है या इंक्लाइन डॉटेड लाइन है, तो आप या तो ग्रेटर देन लगाओगे या लेस देन। और अगर आपके पास डिक्लाइन स्मूथ लाइन है और इंक्लाइन या इंक्लाइन स्मूथ लाइन है तो आप या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मेरी जो इनइक्वालिटी आएगी वो यहाँ आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो मेरे पास आएगी लेस देन इक्वल्स टू मेरे पास ये आ जाएगी। तो मेरी जो दो इनइक्वालिटीज डिसाइड हो गई वो कौन सी हैं यहाँ पर, एक 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 4, नेक्स्ट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8। द थर्ड इनइक्वालिटी, अगर मैं इस रीजन को देखता हूं तो ये बेसिकली क्या क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन आपका पूरा जो है ये शेड हुआ हुआ था, और ये वाला पोर्शन आपके पास जो पूरा है ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है एक तो ऊपर वाला प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड वाला ये आपके पास क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सही है, ये वाला पोर्शन शेड नहीं है, दैट मीन्स ये मेरे पास कौन सा वाला पोर्शन शेड हुआ हुआ है, एक तो मेरे पास क्या है, जीरो से पूरा पोर्शन बड़ा वाला शेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन जो है मेरे पास, ये वाला पूरा पोर्शन शेड हुआ हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो तीन इनइक्वालिटीज निकल के आई, थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से, तो मेरे पास जो तीन इनइक्वालिटीज निकल के आई वो आपके पास क्या चीज़ है, these three, 2y is greater than equals to x plus 4, x plus y is less than equals to 8 and x is greater than equals to 0। ये तीन इनइक्वालिटीज आ गई, ठीक है। चलें जी, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपने ये याद रखना है कि ग्राफ जो इसकी कंडीशन है वो अगर आपको पता है तो यू कैन बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई द इनइक्वालिटी। सही है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया पार्ट बी आपसे ये कह रहा है कि another region R is defined by the inequalities। एक ये आपके पास inequality given है, ठीक है, एक ये आपके पास inequality given है, and the last one is y is greater than equals to a। that means ये जो मेरे पास है ये unknown variable है और कहीं ना कहीं I have to find out the value of a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, दिस रीजन अच्छा where a is an integer,
अब आपको पता ही होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं, बट ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एन इंटीजर। सही है, यानी मेरे पास यहाँ पे -3, -2, -1, 1, 2, 3 इस तरीके से सारे नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बस ज़ीरो, बट ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दिस रीजन कंटेन्स 5 पॉइंट्स। उन्होंने आपको हिंट दे दिया 5 पॉइंट से विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेट होगा लाइक दिस होगा, 3, -1 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, -1, 4 हो सकता है, यानी ना कोई डेसिमल आपके पास वैल्यू होगी ना कोई जीरो की वैल्यू। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए आपने बताना है। सही है, अब जरा ग्राफ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ आपके पास ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना शुरू करो। अगर मैं थोड़ी सी लाइंस अपनी स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से है, ये आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपके पास मेरे से जो है टेढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। सही, इसको अब वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं कहाँ कहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 3 के ऊपर देखता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आई वो ये आ गई। 4 के ऊपर देखते हैं तो मेरी वैल्यू आ गई दिस वन। मेरी 5 के ऊपर जो वैल्यू आई वो आ गया दिस पॉइंट। 6 के ऊपर मेरी वैल्यू जो आई वो आपके पास आ गई दिस वन। एंड 7 के ऊपर जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गई ये वाला पॉइंट। सही है, तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं। एक आपके पास आया ये वाला पॉइंट, एक आया आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, सॉरी 1,3। नेक्स्ट लिखता हूँ तो मेरे पास ये क्या है 1,4। अगला लिखते हैं तो 1,5, 1,6 एंड नेक्स्ट वन इज 1,7। ठीक है, अगर मैं 8 को देखता हूँ तो 8 जो ये वाला पॉइंट है ये इनइक्वालिटी के बाहर आ रहा है, तो 8 इंक्लूड नहीं हो सकता। और अगर मैं 2 को देखता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट थोड़ा सा करके इस तरीके से, तो ये भी मेरा इनइक्वालिटी के बाहर आ रहा है। तो ये दो पॉइंट जो हैं इनको मैं शामिल यानी इंक्लूड नहीं कर सकता, दे आर एक्सक्लूडेड। सही है, तो 5 पॉइंट्स कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। उन्होंने ये बोला है आप आइडेंटिफाई करो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। सही है, यानी y की वैल्यू a भी हो सकती है या उससे बड़ी होगी। दैट मीन्स यू हैव टू टेक द इमीडिएट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो आपकी होगी वो लेनी होगी। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है जो मेरे पास 3 भी हो सकती है और 3 से बड़ी भी हो सकती है। y की वैल्यू 4, 5, 6 और 7 तक जा सकती है। तो a की जो मेरी वैल्यू बनी वो इमीडिएट वैल्यू क्या है, 3। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास, क्योंकि हम ये वैल्यू ले सकते हैं 2 ले नहीं सकते, तो इमीडिएट वैल्यू आपके पास 3 आ गई जो मेरे पास इंटीजर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो जो जिसके अंदर मेरे पास y 3 भी हो सकता है या 3 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास a की जो फाइनल वैल्यू आई वो आपके पास 3 निकल के आ गई। आई थिंक क्वेश्चन इज़ क्वाइट क्लियर, समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने फाइंड आउट की है ये वैल्यू। सही है, कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट। ठीक है, और आप जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आई गिव यू द रिप्लाई। कोई भी आपके इश्यूज होंगे वी विल सॉर्ट इट आउट। सही है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 says that Anil has some sweets with a mass of 600 kg, 600 grams. ठीक है, 600 ग्राम मेरे पास जो है उसका मास है। करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम्स। ठीक है, पार्ट ए में कह रहे हैं राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ स्वीट्स। एक चीज़ आपने याद रखनी है, लोअर बाउंड अगर आपसे बोला जाएगा और उसके अंदर कोई करीबी वैल्यू नहीं गिवन और आपसे बोला जा रहा है नियरेस्ट, सिंपल अगर आपसे बोला जाता है फॉर एग्जांपल अनिल हैज सम स्वीट्स विद द मास ऑफ 600, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द स्वीट्स, तो आपने सिंपल क्या करना होता है यहाँ कंडीशंस में, जो भी वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल इट इज 60, इसमें से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, योर आंसर इज 59.5। दिस इज लोअर बाउंड। सिमिलरली अगर अपर बाउंड की यहाँ पे बात करेंगे तो अपर बाउंड आपके पास क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर मैं
0.5 की एडिशन कर दूं, आई विल गेट द अपर बाउंड विच इज 60.5. बट इन दिस केस दे हैव गिवन यू द वैल्यू विच इज़ 10 ग्राम्स. इसको किस तरीके से निकाला जाता है? इसको ऐसे निकाला जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यू गिवन होगी इसको आपने जो काम करना है वो करना है डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ आई विल गेट द आंसर 5. अब जो भी वैल्यू है उसमें से इस 5 को माइनस कर दो. तो मैं अगर 600 में से 5 को माइनस करता हूँ, जिस तरीके से हम इसमें 60 में से 0.5 माइनस करते थे, इसके अंदर से आप क्या कर रहे हैं, 5 माइनस कर रहे हैं. तो मेरा आंसर आया 595. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसे 2 से ही क्यों डिवाइड किया, 3 से क्यों नहीं किया, 4 से क्यों नहीं किया. तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 0.5 हुआ, यहाँ पे किस तरीके से हुआ, बेसिकली यहाँ पे हम 1 होता है, जब कुछ नहीं गिवन वी विल कंसीडर द वैल्यू 1. इसको भी हम 2 से जब डिवाइड करते हैं वी विल गेट द आंसर 0.5, इसलिए हम 0.5 को माइनस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 नहीं, आपको इन्होंने 10 ग्राम्स बोल दिया, तो आपने 10 को 2 से डिवाइड किया, यू विल हैव द आंसर 5. और 5 को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 595 आ जाएगा. तो मेरा जो लोअर बाउंड आ गया वो क्या आ गया, 595. नेक्स्ट पार्ट सेज अनिल सेल्स द स्वीट्स इन द स्मॉल पोर्शंस. यानी जो स्वीट्स थी उनका अनिल ने क्या किया, स्मॉल पोर्शन यानी बहुत सारे पोर्शन बना दिए. ईच पोर्शन हैज अ मास ऑफ 20. यानी एक पोर्शन का कितना मेरे पास है, 1 पोर्शन इक्वल्स टू 25 ग्राम्स. ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट. अब यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, नियरेस्ट. यहाँ पे आपको 10 या कोई और वैल्यू नहीं दी गई. जब नियरेस्ट नहीं है तो लोअर बाउंड इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 24.5 और अपर बाउंड इसका मेरे पास क्या हो जाएगा 25.5. दैट मीन्स 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करवा दिया. ठीक है, अब ही सेल्स 10 पोर्शंस. अगर एक पोर्शन मेरे पास 25 के बराबर है, दैट मीन्स कि मेरे पास 10 पोर्शन कितने के बराबर होगा, 250 ग्राम्स. सही है. और अगर इसी का मैं अपर और लोअर के अंदर हम अगर बात करते हैं इसकी कंडीशंस के अंदर, तो ये मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, लोअर को अगर हम निकालते हैं इसके 10 पोर्शंस के हिसाब से तो 24.5 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर इज 245. और अपर बाउंड के हिसाब से अगर निकालते हैं तो 25.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आई विल गेट आंसर 255. अभी हमें ये नहीं पता कि हमने लोअर बाउंड यूज़ करना है या अपर बाउंड यूज़ करना है. ठीक है, लेकिन अभी हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड आउट कर ली हैं. सही. नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लोअर बाउंड. वर्ड इस्तेमाल क्या किया गया है, लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द स्वीट्स रिमेनिंग. तो बेसिकली आपने काम क्या करना है, फॉर्मूला इसका होता है टोटल इक्वल्स टू जितना सोल्ड किया गया है वो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड ऑफ सोल्डिंग वैल्यू माइनस लोअर बाउंड ऑफ रिमेनिंग यानी रेस्ट. सही है, ये फॉर्मूला है. अब इसको याद करने का ये तरीका है, आपको ये पता है कि आप एक इस तरीके से इसको याद कर लो कि जब भी कोई चीज़ बेची जाती है वो हमेशा किस में बेची जाती है, ज़्यादा बेची जाती है, यानी प्रॉफिट में बेची जाती है. जब प्रॉफिट में बेची जाती है तो जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा. दैट मीन्स अपनी वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो अपर बाउंड की कंडीशन मेरे पास अप्लाई होती है हमेशा सोल्ड के अंदर. ठीक है, अच्छा अब टोटल वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो हमने टोटल वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की विच इज़ 595. सही है. इन्होंने आपसे क्या बोला है, रिमेनिंग की बात की गई है. सही है, ये वाली रिमेनिंग वैल्यू है आपके पास. अच्छा, ये दोनों आपके पास बेसिकली ऐड होते हैं. सही है, तो आपके पास क्या है, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये वाली है, लोअर बाउंड रेस्ट की वैल्यू, ये आपने फाइंड आउट करना है. तो अब मेरे पास अपर बाउंड ऑफ द सोल्ड वैल्यू मेरे पास क्या, अपर बाउंड ऑफ द सोल्ड वैल्यू, अपर बाउंड वाली ये रही हमारे पास वैल्यू, और जो निकल के आई वो आपके पास क्या था 25.5. एक का अगर मेरे पास है तो 10 के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, आई विल हैव आंसर 255. तो यहाँ पे आ गया 255 प्लस इसको लिख देते हैं x. तो इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद, तो 595 माइनस 255 इक्वल्स टू x एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 340 ग्राम्स. तो मेरा जो आंसर यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया, 340 ग्राम्स आपका आंसर आ गया.
इज़ देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आया है? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। कोई भी इशू है इस क्वेश्चन के हवाले से? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है हाथ के हाथ डिस्कस कर लो, और अगर बाद में लेक्चर देखते हो अपना और कोई फिर क्वेरी होती है तो आप जो है कमेंट में लिख दो, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सही है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 says that in the diagram the bearing of B from A equals to 170. ये आपके पास given है, the bearing of B from A. That means B से A की तरफ जो जा रहा है वो मेरे पास कितना है? A से B की तरफ जो जा रहा है, from A का मतलब क्या है कि मेरे पास A से स्टार्ट हो रहा है और B की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सही, B की लाइन क्या है? ये मेरी B की लाइन आ रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? 170। उसके बाद उन्होंने कहा द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C इज 60। अच्छा, फ्रॉम C यानी C से स्टार्ट हुआ और A पे, यही लाइन A को कनेक्ट कर रही है आपके पास, तो इस C से स्टार्ट हुआ और A पे आगे इसने जो वैल्यू है वो 60 है। उन्होंने ये कहा द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B, B से स्टार्ट हुआ, सही है, B के नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और ये चल के कहाँ पे एंड हो रहा है? C पे। कनेक्टिंग जो लाइन है वो किससे आ रही है? C से आ रही है। तो B से स्टार्ट हुआ और C पे एंड हुआ, इसकी वैल्यू x है। सही, गिवन दैट ABC इज आइसोसेलेस, एक हिंट उन्होंने आपको ये दे दी, ABC आइसोसेलेस, दैट मीन्स ABC, ये पूरा ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फाइंड द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहला और आसान काम जो आपने करना होता है, आपने एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर मेरे पास दो इस तरीके से पोल्स हैं तो इनका जो इनर आपके पास यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूँ, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास, अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं y, और ये वाला मेरे पास क्या है? दैट इज 60। तो हम सॉल्व करते हैं, इट विल बी 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 एंड y इक्वल्स टू 180 माइनस 60, और y का जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया? 120। अब मुझे ये y का वैल्यू पता चल गई, इसको हम नाम दे देते हैं z। तो अगर मैं y प्लस z प्लस 170 करूं तो ये पूरा जो सम होता है ये किसके बराबर होता है? 360 के। और y की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे? 120। तो हम लिख देते हैं 120 प्लस z प्लस 170 इक्वल्स टू 360। तो मेरा थोड़ा सा इस तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो z का जो फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद आया वो मेरे पास क्या निकल के आया? 360 माइनस 290। द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, तो मुझे जो z की वैल्यू है वो पता चल गई, जो मेरे पास क्या है? इक्वल्स टू 70। ये 70 मुझे पता चल गया। अब आइसोसेलेस की कंडीशंस हैं, ट्राइंगल की कंडीशंस अब आपने देखनी है। मेरे पास इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, एंड द थर्ड वन, इफ आई एम हैविंग दीज टू साइड्स इक्वल, तो मैं ये कहूँगा कि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। सही है, तो अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 70 था, तो मैं इसे क्या ले लूँगा? x या u ले लेते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए u और u हो गया। सही है, अगर मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाली साइड, ये दो साइड्स अगर बराबर हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास ये और ये एंगल इक्वल है। अगर ये 70 है जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ऑब्वियसली ये भी 70 हो गया। तो ये वाली जो साइड बची, ये क्या बच गई आपके पास? u हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये 70 है मेरे पास,
तो ये वाला जो है ये भी 70 हो गया, दैट मीन्स द रिमेनिंग इज u। इन 3 कंडीशंस को आपने यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट दीज 3 आंसर्स। आई एम श्योर क्वेश्चन इज नाउ क्वाइट क्लियर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को करना क्या है। सही है, वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट है वो ये है कि ये जो टर्म मेरे पास है ये मुझे नहीं पता, जिसे मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टी का। तो टी कैसे फाइंड आउट हो सकता है? अब ये लाइन आप देखें, थोड़ा सा इसे रब करते हैं इस पोर्शन को। अब इसको आपने देखना है, ये वैल्यू जो आपके पास है ये आपके पास क्या है, दैट इज 70। अब आपने लाइन देखनी है, लाइन कौन सी देखनी है, दिस 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 एंड दिस। तो ये जो बेसिकली मेरे पास बन रहा है ये पूरा, ये और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। यही वाली कंडीशन आपके पास अप्लाई हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ, 170 प्लस टी इक्वल्स टू 180। सो द वैल्यू ऑफ टी इक्वल्स टू 10। तो इस टी जो किसके बराबर हो गया, 10 डिग्रीज के। 10 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, और ये आपके पास ये चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशंस पे मूव ऑन करते हैं। सही है, कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर मैं कंडीशन नंबर 1 देखता हूँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो हमारे पास कंडीशन नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकंड कंडीशन एंड दिस इज योर थर्ड कंडीशन। सही है, सॉल्व करते हैं इसको। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 आपके पास क्या है, 70 u एंड u, यानी यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज u एंड दैट इज ऑल्सो u। मुझे पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, दैट इज 70 प्लस u इक्वल्स टू 180, 2u equals to 180 minus 70, that is 110, and the value of u is 55 and 50। तो मुझे जो u की वैल्यूज मिली, एक ये मिल गई 55 और एक ये वाली वैल्यू मिल गई 55। ये पूरा जो सर्कल है ये मेरे पास किसके बराबर है, 360 के। t भी मुझे पता चल गया, u भी पता चल गया। आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो सिंपल 55 प्लस 16, sorry 10, this is not 16, 10 plus x equals to 360। और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। 55 प्लस 10 is 65, 360 minus 65, I'll get answer x equals to 295। तो मेरा जो पहला आंसर आया वो क्या आ गया, 295। ये किससे आया, कंडीशन नंबर 1 से। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या कह रही है कि अगर मैं 170 ले रहा हूं, दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग, इफ दिस इज 70, सही है, यानी मेरी दो साइडें कौन सी बराबर हैं, एक ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड। ये अगर 70 है दैट मीन्स ये भी ऑटोमेटिकली कितना होगा मेरे पास, 70 होगा। सही है, तो अब तो मुझे यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा एक्स यहाँ पे मौजूद है। मैं क्या कर लूँगा डायरेक्टली, 70 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। सो माई आंसर इज 360 माइनस 80। So this is 360 minus 80 will give me 280. Okay. So my second answer is 280 degrees. Coming towards, this is your second condition. Coming towards third condition. अब मैं थर्ड कंडीशन की अगर बात करता हूँ तो थर्ड कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या काम हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने जो किन दो साइडों को मैं जो है वो लूँगा वैल्यूज़,
साइड्स को इक्वल लूँगा, एक मेरे पास दिस साइड एंड द अदर वन इज दिस साइड, तो मेरे पास जो एंगल बराबर हुआ है वो आपके पास क्या हो गया, एक ये 70 मेरे पास है और एक ये वाला 70 आ गया। सो दिस मस्ट बी यू। तो अब सबसे पहले आपने यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 70 प्लस 70 विल गिव मी 140 प्लस यू, दिस इज 140 प्लस यू इक्वल्स टू 180 एंड द वैल्यू ऑफ यू इज 40। ठीक है, अब ये जो जब u आ गया तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वही काम करना है। 40 प्लस 10 प्लस x equals to 360 and after solving you will get the answer value of x which is 310. So my third answer is 310 degrees. So this is the question. थोड़ा सा जो है ट्रिकी था, लेकिन इसके अंदर आपने कंडीशंस आइसोसेलेस की जहन में रखनी है और फिर अपनी वैल्यूज़ को, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 के बराबर है, दैट इज़ सप्लीमेंट्री। इन सारी कंडीशंस के बाद जो है आसानी के साथ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर आंसर। सही है, आसानी के साथ आप अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज स्पीड डिस्टेंस ग्राफ का सवाल आपके सामने मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन आपको क्या कहता है, द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ। सही है, स्पीड टाइम है। ठीक है, फॉर पार्ट ऑफ कार्स जर्नी। सही है, अब इन्होंने एक आपको ग्राफ ये दे दिया गया, उन्होंने कहा गया द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन t इक्वल्स टू 8 एंड t इक्वल्स टू 12 इज 4। यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को जो फॉर्मूला आपके पास होता है, r इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज। तो अब आपके पास चेंज इन स्पीड आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज योर फाइनल एंड दिस इज योर इनिशियल, दैट मीन्स v माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम। इन्होंने जो जिक्र किया है वो किस टाइम के बारे में किया है, 12 एंड 8। तो आप क्या करेंगे, 12 माइनस 8 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और रिटार्डेशन की जो वैल्यू आपके पास गिवन है दिस इज 4, तो आपने यहाँ पे 4 डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास 4 एंड 12 माइनस 8 इज 4। जब यहाँ पे आएगा इट विल मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू v एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ v इज 16 मीटर पर सेकेंड। You have to write down the SI unit, 16 meter per second. This is your answer. Coming towards the next part, find the total distance traveled by the car in 12 seconds. In this part, what you have to do, just simply find out the region which is shaded under the curve. यानी आपके पास ये वाला पूरा रीजन है जो मेरे पास 12 तक के लिए जा रहा है, ये पूरा, दैट मीन्स कि इस पूरे रीजन की ये बात कर रहा है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये एक मेरे पास क्या बेसिकली है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल v से जो हमने अभी v कैलकुलेट किया दैट इज 16, सो सिमिलरली ये भी 16 हो गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू है दैट इज़ 8, सो ऊपर वाली वैल्यू भी मेरे पास क्या हो गई 8 एंड द टोटल वैल्यू फ्रॉम दिस टिल दिस इज 12। सही है, तो हमारे पास जो वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे वो क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स आर दीज टू 1, दीज आर पैरेलल साइड्स, तो 12 प्लस 8 एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज 16। After cancellation, 2 times 8, 12 plus 8 is 20 into 8. The final answer is 160. तो मेरा जो डिस्टेंस टोटल आया वो आपके पास आया गया 160 मीटर्स। क्वाइट इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है रिटार्डेशन का, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो भी डायग्राम है उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, आइदर इट इज़ ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और एनीथिंग एल्स। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कोई सवाल, कोई मसला, कोई क्वेरी?
moving on to the next question, which is question number 19. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सही है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास they are using the word congruent. That means you must know the properties of the congruency. That means first one is all three sides. If all three sides are equal in length, I can say that both the triangles are or the diagrams are congruent. सही है। Similarly, second law क्या है? Side angle side. अगर दो sides और एक angle बराबर है, I can say that the diagrams are, both the figures are congruent. Angle side or ASA. And the fourth one is RHS, which is right hand rule, right hand side basically, in which the one angle is of 90 degrees. ठीक है, ये चार अगर आपको लॉस पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये देखते हैं कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। आई एम मेकिंग एन आउटलाइन लाइक दिस। ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया और दूसरे ट्राइंगल को थोड़ा ब्लू से कर लेते हैं, वो आ गई आपके पास। ये आ गया। अब इन्होंने ये कहा ए बी इज़ अ डायामीटर। द लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन मेरे पास है ये क्या है? डायामीटर है, बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के आपके पास वन एंड से लेके सेकंड एंड तक अगर कोई लाइन टच कर रही है और पासिंग थ्रू द सेंटर हो, वो आपके पास डायामीटर होता है, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा पी ए एंड क्यू बी आर टेंजेंट। दैट मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इन लाइन्स को, तो दे आर बेसिकली टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये टेंजेंट की शर्त है, या मेरे पास आप कह लो एक टेंजेंट का क्या है, आइडेंटिफिकेशन है कि आपके पास वो किसी भी डायग्राम को या सर्कल को या कोई भी आपके पास जो भी होगा जहाँ से पास कर रही होगी उसको सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए अगर गुजरती है कोई लाइन, तो ये आपके पास टेंजेंट है। और टेंजेंट का रूल क्या होता है कि वो मेरे पास 90 डिग्री बना रहा होता है। दैट मीन्स इट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, एक कंडीशन तो आपके सामने ही आ गई है, सही है, कि ये मेरे पास 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ ए टी इक्वल्स टू ओ बी क्यू। और अपनी जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो आगे क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल है मेरे पास, एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं थोड़ी सी आइडेंटिफाई करता हूं, तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये और ये वाला एंगल आपस में क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? आई कैन से दैट ए ओ पी इक्वल्स टू बी ओ क्यू। और हमारे पास ये क्या कंडीशन आ गई? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, वो क्या हैं कि ये मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी प्रूव होती हुई दिख रही है जिसमें मेरे पास दो एंगल्स के बारे में बात की गई है, सही है। थर्ड वन अगर मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मेरे पास ये आपके पास जो दिस इज योर सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ से ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों बराबर हैं? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सही है। तो ये सेंटर से जो है आपके पास, अगर ये पूरा डायमीटर है तो सेंटर से ही अगर मैं कंसिडर करूंगा, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो योर रेडियस। तो ये मेरे पास रेडियाई हैं, तो ये मेरे पास लेंथ्स हैं। ठीक है, यानी साइड हैं दोनों। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? दो एंगल और एक साइड, तो हैंस एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी proved, so PAO congruent to QBO। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है अपनी
बस आपने ये याद रखना है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब टेंजेंट पास होता है तो राइट एंगल बनाता है। आपको वर्टिकल एंगल्स की, आपको अल्टरनेट एंगल्स की, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको सर्कल की, आपको डायामीटर, कॉर्ड, रेडियस, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है तो आप आसानी के साथ अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कितने उसके जो लॉज हैं, और इसी तरह सिमिलैरिटी की कितने लॉज या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अगर आपको पता है तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके अपना आंसर को निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। चलिए जी, प्रोबेबिलिटी की बात है। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अ बैग कंटेन्स 10 काउंटर्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स मेरे पास कितने मौजूद हैं, 10, ऑफ विच 8 आर ब्लू। ब्लू की जो आपके पास क्वांटिटी है वो 8 है, एंड 2 आर वाइट, दैट मीन्स वाइट कितने मेरे पास 2 हैं। 2 काउंटर्स आर टेकन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। दो जो है मेरे पास काउंटर्स को जो है बैग में से निकाल लिया गया, सही है। दो कौन से निकाले जा सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले या तो ये हो सकता है कि पहली भी ब्लू निकले और दूसरी भी ब्लू निकले बैग से, सही है ना। दो काउंटर ये निकल गए, इसे हम नाम देते हैं काउंटर 1 और काउंटर 2। ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर पहला ब्लू है तो दूसरा वाइट निकले। फिर ये भी हो सकता है कि पहला वाइट हो और दूसरा ब्लू निकले। ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों वाइट निकल आए मेरे पास, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास पहला ब्लू निकला तो ब्लू की जो टोटल तादाद थी वो कितनी थी, 8 अपॉन अपॉन मेरे पास टोटल तादाद जो बैग के अंदर मौजूद है, 8 अपॉन 10 हो गया, सही है। अगर दूसरा भी मेरे पास ब्लू निकलता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्लू अगर 8 टोटल तादाद थी और उसमें से अगर फर्स्ट वन ब्लू निकला है तो हट गई, तो अब नेक्स्ट जो बची ब्लू की तादाद वो कितनी थी, 7, और जाहिर है टोटलिंग में भी एक कम हो गया तो आंसर आ गया 9। सिमिलरली अगर मैं ब्लू की बात करता हूँ, फर्स्ट वन इज ब्लू तो 8 अपॉन 10, बट द नेक्स्ट वन इज वाइट, तो वाइट की टोटल तादाद तो कोई कम हुई नहीं है तो ये हो गया 2, बट टोटलिंग में तादाद आपके पास क्वांटिटी कम हो गई तो 2 अपॉन 9। सिमिलरली वाइट और ब्लैक की बात करते हैं तो अगर फर्स्ट वन वुड बी वाइट तो 2 अपॉन 10, और ब्लू अगर नेक्स्ट है तो ब्लू की कोई तादाद कम नहीं हुई थी तो ये 8 अपॉन 9। सिमिलरली इसका जो हो जाएगा, फर्स्ट वन इज 2 अपॉन 10, और अगली दूसरी भी अगर वाइट निकली है तो दैट मीन्स वाइट की एक तादाद कम हो गई 1, और टोटल क्वांटिटी भी आपके पास जो है एक कम हुई है तो ये हो गया 9। अब इन जो मेरे पास ये आपके पास जो बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ है, इनको देखते हुए आप अपनी ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर लो। अब मेरे पास 8 अपॉन 10 है। इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 10, जिसमें से 8 यूज़ हो गई, कितना बच गया, 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 अपॉन 10। अब ब्लू वाइट की कंडीशन देखते हैं। ब्लू वाइट का आंसर क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये देखिए 8 अपॉन 10। ओ अच्छा, इसके अंदर बेसिकली इन्होंने दूसरी कंडीशन यूज़ किया। अच्छा, ये 2 अपॉन 10 तो आपके पास ये इस वजह से आया है क्योंकि ये आपके पास इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। यू मस्ट नो दैट द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, तो 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास है काउंटर 1 और ये आपके पास है काउंटर 2। दिस इज़ माई बैड, मैंने इसे काउंटर 1 और इसे काउंटर 2 गलती से जो है एज्यूम कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं जो है प्रॉब्लम इशू हुआ। खैर, ये आपके पास काउंटर 1 है और ये आपके पास क्या है, काउंटर 2 है। अब इसकी बात करते हैं। अगर मेरे पास ये फर्स्ट वन इज़ ब्लू एंड द अदर वन इज़ ऑल्सो ब्लू, तो मेरे वैल्यूज़ देखो। अगर मेरे पास पहली जो है ब्लू है तो 8 अपॉन 10, ये आपके पास आंसर क्या है, 8 अपॉन 10। नेक्स्ट वन वुड बी 7 अपॉन 9, तो आपके पास आंसर क्या है, 7 अपॉन 9। सिमिलरली अगर पहली ब्लू है और दूसरी वाइट है, तो पहली ब्लू का आंसर अगर 8 अपॉन 10 है तो दूसरी वाइट का आंसर क्या होगा, 2 अपॉन 9। अपने आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप, इन दोनों वैल्यूज़ को एड अप करो, योर आंसर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं एड अप करता हूँ 7 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, सही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है, वाइट है
और फिर ब्लू है, वाइट की तादाद 2/10, ये आपके सामने 2/10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लू है, दैट इज 8/9, तो नेक्स्ट ब्लू है, ब्लू की जगह पे आ गया 8/9। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज वाइट एंड वाइट, तो 2/10 एंड 1/9, 1/9। आंसर वेरिफिकेशन के लिए दोनों को, फर्स्ट वन और इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, सो 9/9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मेरा जो ट्री डायग्राम कंप्लीट हुई वो कैसे हो गई, वो अपनी इन पॉसिबिलिटीज से यू कैन ईजीली फाइंड आउट योर आंसर्स जो आपके पास पूछे आपसे गए हैं, सही है। तो 7/9, 2/9, 8/9 एंड 1/9, दीज आर योर आंसर्स। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में उसने जो आपसे कहा है वो क्या कहा है, फाइंड एज अ फ्रैक्शन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द काउंटर्स आर ब्लू, दोनों ब्लू हों, यानी अगर ये काउंटर 1 है और ये आपके पास काउंटर 2 है, तो ब्लू कहाँ कहाँ है मेरे पास, ब्लू एंड ब्लू, यही दो मेरे पास ब्लू हैं। तो मेरी पॉसिबिलिटी जो आई वो क्या निकल के आ जाएगी, 8/10 इंटू 7/9। कैंसिलेशन अगर करते हैं तो हमारे पास हुआ 4 ज़ा 5 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 9 5 ज़ा 45, so your answer is 28/45। next part, नेक्स्ट पार्ट में उसने ये कहा है वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर वन इज वाइट। उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उसने ये बोला पहला ब्लू और दूसरा वाइट, ये ऐसा नहीं कहा कि फर्स्ट वन शुड बी ब्लू एंड द अदर वन इज वाइट। उसने ये कहा जब दोनों काउंटर्स आप देखो तो आपका एक ब्लू एक वाइट होना चाहिए। तो मेरी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या है कि हो सकता है पहला ब्लू आ जाए फिर वाइट आए, और ये भी तो हो सकता है कि पहला वाइट आए और दूसरा मेरे पास ब्लू आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन सकती हैं, सही है। तो अब मैं अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर मेरे पास पहला जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला ब्लू है, तो मैं क्या कहूँगा 8/10, ठीक है। और जो दूसरा है वो मेरे पास क्या है, वाइट है, तो 2/9। और अगर मेरे पास पहला जो है वाइट है तो 2/10 एंड सेकेंड वन इज ब्लू इज 8/9। कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 × 1 2 5, सो 8/45। और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 × 1 एंड 2 × 5, दिस इज ऑल्सो 8/45। सिंस कि यहाँ पे दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको सॉल्व करने का ये होता है कि यू हैव टू ऐड अप बोथ द पॉसिबिलिटीज़। तो मेरा जो आंसर आया वो 8/45 प्लस 8/45, दैट इज़ 16/45। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो है 16/45। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन इज़ क्वाइट क्लियर, समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी, कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, क्वेश्चन को ज़रा देखो, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो डिस्कस कर लो। जी जी, क्या पूछ रहे हो? हाँ देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके पास, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आपको कि आपने जो है ब्लू, कि आपने फर्स्ट वन ब्लू रखनी है और सेकंड वन, आपको ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट काउंटर शुड बी ब्लू एंड द सेकंड वन शुड बी वाइट। अगर ऐसा बोला जाता तो हम सिर्फ फिर एक पॉसिबिलिटी को लेते कि फर्स्ट वन इज ब्लू एंड सेकंड वन इज वाइट। उन्होंने कहा वन काउंटर इज ब्लू, यानी कोई भी एक ब्लू हो और जो दूसरा हो वो वाइट हो। तो मेरे पास हो सकता है पहला वाला ब्लू आ जाए फिर वाइट आए, फिर ये हो सकता है पहला वाला वाइट आ जाए दूसरा ब्लू आ जाए। दोनों कंडीशन में वाइट और ब्लू है मेरे पास, इस वजह से हमने दो कंडीशंस को लेके सम अप किया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 21. Question number 21 says, the table shows the values of f of x, which is basically y and the value of x। ठीक है, x given है आपको और आपके पास
वाई भी आपको, जिसे हम एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं, वो भी आपके पास गिवन है। एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि आपने बेसिकली क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है जो एक्स की फॉर्म में हो, जिसके अंदर जब मैं एक्स के आंसर्स डालूँ तो मेरा एफ ऑफ एक्स के आंसर्स को वो प्रूव कर रहा हो। इसको बनाने का आसान तरीका ये होता है कि आपके पास, जब आपको ये पता है कि ये बेसिकली स्टार्टिंग इनकी किस तरीके से होती है, वी यूज़ द लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी, सिंपल, सही है, जहाँ मेरे पास एक्स की जो पावर है वो लीनियर है यानी 1 है, सही है। तो हमारी इक्वेशन की स्टार्टिंग यहीं से बनना शुरू होती है, ठीक है। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक और आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं, सही है। तो ए एक्स प्लस बी हम आ गए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कोई भी हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके पास फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 यूज़ करता हूँ और f ऑफ x की वैल्यू जो है 5 यूज़ करता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आ जाएगी, 5 इक्वल्स टू a प्लस बी, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, x की जगह पे 2 और f ऑफ x की जगह पे 7। इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपके पास हुआ 7 इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब आपको पता है कि दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मेरे पास अगर मैं इसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करता हूँ, तो आई एम मल्टीप्लाइंग माई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया 10, ये हो गया आपके पास 2a प्लस 2b, और ये आपके पास आ गया 7 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो गया। 10 माइनस 7 इज 3, 2 माइनस 1 is 1, that means the value of b is 3. To find out the value of a, you have to substitute it in any of the equation 1 या 2 में आप substitute कर दो। I am substituting equation, the value of b in equation 1, put in equation 1, so 5 equals to a plus 3, और जब ये इधर आएगा so it will give you the answer 2. So the value of a is 2 and the value of b is 3. Now you finally what you have to do, just simply substitute the values in this equation. So my answer is f of x equals to, the value of a is 2, a plus 3, ये मेरे पास जो है इक्वेशन निकल के आ गई। अब अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यू कैन इजीली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सॉरी दिस इज नॉट a, दिस इज x, 2x प्लस 3। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखता हूँ तो मेरा आंसर देखो f ऑफ x का क्या आता है, 2 टाइम्स 1 विल गिव मी 2 प्लस 3, मेरा आंसर क्या आ गया 5। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 4 रख देता हूँ तो मेरा f ऑफ x का आंसर क्या आता है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 विल गिव मी 11, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग माई ऑल कंडीशंस। तो मैं ये कहूँगा मेरा आंसर जो है वो क्या आ गया, 2x प्लस 3। क्लियर? पार्ट बी, पार्ट बी आपसे क्या कह रहा है, g ऑफ x इज अ फंक्शन विच इज प्रोवाइडेड। आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g ऑफ -2। इसके अंदर सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ -2 इन x। तो ये मेरे पास 3 -2 अपॉन 2, सो 8 प्लस 6 बाई 2, 14 अपॉन 2 एंड योर आंसर इज 7। सो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, तो आपके पास जो आंसर इसका आ गया वो क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू। पार्ट टू आपके पास क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है y। तो मेरी जो इक्वेशन बनी वो बनी y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x अपॉन 2। जब भी आपसे इन्वर्स की बात की जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है वो ये करना है, यू हैव टू रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। पहला काम आपने ये किया। जब आपने रिप्लेस कर लिया तो आपकी जो
जो फंक्शन आया वो आया x इक्वल्स टू 8 माइनस 3y अपॉन 2. नाउ यू हैव टू वर्क आउट फॉर द सब्जेक्ट टू मेक y अ सब्जेक्ट. सही है, टू मेक y अ सब्जेक्ट. तो मैं ये क्या कर लूँगा, 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 3y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये आपके पास हो गया 8 माइनस 2x. और जब ये वाला 3 मेरे पास मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आएगा तो मेरे पास जो फाइनल इन्वर्स निकल के आया वो आ गया 8 माइनस 2x अपॉन 3. So my final answer is 8 minus 2x upon 3. This is my final answer. Clear? बस आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने इजी मेथड ये होता है कि आप x और y की फॉर्म में रखो, उसके बाद आप रिप्लेस कर दो वेरिएबल्स को. देन यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आपने जो है y को सब्जेक्ट बनाना है. y को सब्जेक्ट बना दिया, विल डायरेक्टली गेट द आंसर. क्लियर? गुड. Moving on to question number 22. Question number 22 says कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो काम इसके अंदर करना है वो ये है कि इन द टेबल शोज द पॉपुलेशन करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपको ये जो टेबल है, ये जो जितनी पॉपुलेशन है ये कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? नॉन जीरो. आपके पास जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सही है. अब आपके पास इन पार्ट ए कह रहा है इन 2014 द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया इज 1777 177156123 zeros. You have to complete the table with the population of Nigeria using the standard form correct to 2 decimal. That means आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि if we move decimal left hand side the power increase. If we move right hand side power decrease. Done. So in this question you have to move on right hand side. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 1.7 into 10 raised to the power 8. So my final answer is simple. 1.7 to 10 raised to the power 8. This is my answer. Moving on to the next part, that is part B. Complete the following. The population of Chad was dash times the population of Namibia, if I'm not wrong. Namibia, right. So जब भी आपसे बोला जाएगा कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स टाइम्स निकालना है, कितने गुना बड़ा है, कितने टाइम्स जो है बड़ा है छोटा है. तो ईजीएस्ट मेथड ही होता है, यू सिंपली हैव टू डिवाइड द टर्म्स. तो आपने क्या करना है, द पॉपुलेशन ऑफ चार्ट शुड बी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया. ठीक है. तो पॉपुलेशन ऑफ चार्ट मेरे पास क्या है, 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 divided by population of Namibia is 2.2 into 10 raised to the power 6. So अगर इसके डेसिमल्स को राइट हैंड साइड पे दोनों की शिफ्ट किया जाता है तो 1 डेसिमल प्लेस, तो इट विल बिकम 11/22 इंटू 10 raised to the power. ये मेरे पास 6 है, इसको ऊपर भेज देते हैं, -6 हो जाएगा. तो 10 raised to the power 1 is 10. 11 times 1, 11 times 2, 2 times 1 and 5. So my final answer is 5 times. The population of Chad was 5 times the population of Namibia. Clear? पार्ट सी. अब पार्ट सी में आपसे ये कह रहा है the population density of a country is measured in the number of people per square kilometers. That means kilometer square. ठीक है. It can be found by dividing the population of a country. जो भी मेरे पास population है उसको डिवाइड करवाओ एरिया से. सही है. यानी population divided by area. This is the formula which they have provided it to you. सही है. अब आपसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ द सूडान. एरिया ऑफ द सूडान आपके पास गिवन है. दैट मीन्स आपको एरिया पता है. सही है. एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सूडान. आपने क्या करना है, सूडान की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है. उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर उसकी पॉपुलेशन रख देनी है. सिंपल. तो मेरे पास अभी
पॉपुलेशन ऑफ सूडान क्या मौजूद है? मेरे पास पॉपुलेशन ऑफ सूडान जो है वो आपके पास है 3.6 into 10 to the power 7 upon the area which is provided to you is 1.86 into 10 to the power 6. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास after shifting the decimal you'll get the answer, if I'm not wrong, that is 4, and that is 2 into 10. 2 times 1, 2 times 4, so 2 into 10 will give me 20. So my answer is 20 people per kilometer square. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू यू। आपने इन्फॉर्मेशन को अपने जो है पास नोट डाउन कर लिया और फिर जो जो रिक्वायरमेंट आपके पास है आपने उसे सब्स्टिट्यूट किया एंड यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 23. 23 is related with the histogram. You must know the difference between a bar graph and a histogram. ठीक है, तो हिस्टोग्राम के अंदर मेरे पास ये जितनी आपके पास जिस तरीके से ये जो भी आपके पास पिलर्स आप कह लो ये आपस में क्या है मेरे पास कंबाइन हुए हैं। बार ग्राफ के अंदर इनके बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, सो कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, द टेबल the table and histogram shows some information about the times taken by a group of students who travel to school one day. ठीक है, टाइम आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज देखो तो आपको जो ग्राफ बना है वो टाइम और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बना हुआ है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। सही है, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, दीज आर द टू फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी विल यूज एनी ऑफ देम। सही है, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी। हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड यूज द दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। दो आपके पास दिस वन, एक आपके पास ये रहा, एंड सेकेंड वन आपके पास जो है वो ये है, ये गिवन है। थर्ड वन जो आपके पास गिवन है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये आपके पास, ये भी आपके पास गिवन है। सही है, तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स। आपको कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 10 से 20 तक ये मौजूद है, 20 से 30 ये मौजूद है, और लास्ट में आपके पास 60 से 120। ये तीन आपके पास जो है हिस्टोग्राम के जो आपके पास पिलर्स हैं या जो आप ग्राफ है ये बना हुआ है। जो नहीं है वो आपके पास 0 से 10 आपने कैलकुलेट करना है, एंड 30 to 60 ये आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी द वैल्यू for 0 till 10 is 28, and the class width, how can we calculate class width, final minus initial, that is 10 minus 0 will give me 10। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आया वो 2.8 आ गई। 2.8 अगर मैं देखता हूँ तो 2.8 मेरे पास जो है वो इस पॉइंट पे कहीं है, ये मेरे पास 2.8 है। तो मैं ये कहूँगा ये मेरे पास जो आ गया, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने बना ली किसकी, 0 से 10 तक की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है एक ये हो गई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक ये है जो आपके पास 30 से 60 है। इसके लिए आपके पास जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, 18। तो आपने फ्रीक्वेंसी ऊपर रखी 18। इसके दरमियान क्लास विड्थ क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 60 माइनस 30 विल गिव यू 30। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.6 और
6 आएगा मेरे ख्याल से। यस 0.6। तो मेरा जो आंसर आया इसका 0.6 आ गया। मैं 0.6 को प्लॉट कर लेता हूँ। 0.6 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो है ये आपके पास 0.6 पे आ गई, और ये आपके पास दिस इज एट 2.8 एंड दिस इज एट 0.6। तो आपका जो है ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट बी पे मूव ऑन करते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ एम निकालनी है। वैल्यू ऑफ एम किसके दरमियान है, पहले तो ये देखो 60 टिल 120 यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो इसकी है वो आपके पास क्या है, 0.2। अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास क्या गिवन है, 0.2 गिवन है। तो मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा हमारे पास। इसको अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी निकालने का है 0.2 मल्टीप्लाई क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है, 120 माइनस 60, तो आंसर आ गया 60। सॉल्व करेंगे 16 इंटू 0.2 विल गिव मी 12। तो मेरा m का जो आंसर आ गया वो यहाँ पे क्या है, 12। तो फाइनल वैल्यू ऑफ m इज 12। क्लियर। इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रा 2 मिनट लेके देखो सुकून के साथ, और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है तो डिस्कस करो हाथ के हाथ। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इन बोथ द पार्ट्स। नहीं है, हाँ ले लो, 1 मिनट और ले लो, देख लो अच्छे से। आई थिंक क्लियर है सबको, वरना कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आप लोग पूछ लेते हैं मुझसे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट सी। अब पार्ट सी में उसने आपको क्या कहा है, उसने कहा है वर्क आउट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल। दैट मीन्स के हाफ एन आवर किसके बराबर होता है मेरे पास, अगर 1 आवर जो है 60 मिनट्स के बराबर है, दैट मीन्स हाफ एन आवर इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ देखनी है कि मेरे पास आधे घंटे से ज़्यादा जितना है उनको आइडेंटिफाई पहले तो करना है। हाफ एन आवर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, हाफ एन आवर की जो मेरे पास है बेसिकली वो 3 से 60 पे थी वैल्यू, और फिर 60 से लेके 120 तक मेरे पास वैल्यू थी। तो 3 मेरे पास जो 30 से 60 जो मेरे पास है वो क्या है, अभी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या है। 30 से 60 मेरी जो वैल्यू है वो 18 है, और जो m निकल के आया था वो आपके पास क्या था, जो अभी हमने देखा था वो आया था 12। सही है, तो उन्होंने बोला फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिखना है। तो मेरे पास ये हो गया 18 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 30। सही है, यानी 30 मेरे पास वो तादाद आ गई निकल के। अब उन्होंने कहा फ्रैक्शनल फॉर्म, तो टोटल आपको स्टूडेंट्स की तादाद भी पता होनी चाहिए जब भी तो मेरे पास फ्रैक्शन बनेगा। तो मेरे पास टोटल जो आपके पास क्वांटिटी है मेरे पास स्टूडेंट्स की वो कितनी है, ये मेरे पास सारे हैं 28, 40, दिस 18 एंड 12। अगर इन सब को सम अप करते हैं तो मेरे पास ये जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, 150। सही है, समीशन जो आया है वो 150 निकल के आ गया। तो मैं जो रखूँगा अपनी वैल्यू वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 30 by 150, and after cancellation you will get answer 1/5। क्लियर, समझ आ गया।
किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सो हियर कम्स द किंग ऑफ ऑल चैप्टर्स विच इज़ बेसिकली नोन एज मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेरे पास मेंसुरेशन आपके सामने है। अब दो डायग्राम्स मौजूद हैं, एक आपके पास ये क्या है, सेक्टर, और ये मेरे पास क्या मौजूद है, सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3r, दैट इज रेडियस, ये भी मेरे पास रेडियस है जो 3r के बराबर है और ये भी 3r के बराबर है। एंड एंगल ए, एंगल जो आपके पास है वो क्या है, a डिग्रीज ऑफ, एंड अ सर्कल विद रेडियस r, और जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो r है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर टू द एरिया ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस, यानी मेरे पास जो रेशियो है एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला यू मस्ट नो कि फॉर्मूला होता क्या है। तो मेरे पास थीटा अपॉन 360 यहाँ पे, लेकिन ए है थीटा की जगह, तो हम लिख देंगे ए अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है आर की वो क्या मौजूद है, वो आपके पास है 3r, तो ये बन जाएगा 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल इज simple pi r square, after cancellation pi r square, 9 times 1, 9 fours are a upon 360. The value, if we substitute value of the ratios, it will be 8 by 1 equals to 8 upon a upon 40. So final answer of a is, after cross multiplication, is 320 degrees. So it is 320 degrees. इजी क्वेश्चन था, बस इसमें यह था कि यू मस्ट नो द फॉर्मूला, तो आप आसानी के साथ उसे सॉल्व कर लोगे। चलें 1 मिनट लो, देख लो क्वेश्चन। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट आपसे पास क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर, यानी पाई और आर की फॉर्म में जो भी आपका आंसर आएगा इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पाई एंड आर। सही है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है, अभी सर्कल की कोई बात नहीं है। सही है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर सॉरी, प्लस 2r। अब ये यहाँ तक जो मेरे पास कंडीशन है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये जो तो है ये कहलाता है बेसिकली लेंथ b कहते हैं इसको। ठीक है, आर्क लेंथ भी जिसे कहा जाता है। सही है, लेकिन 2r जो मेरे पास एडअप हुआ ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली आपके पास अगर हमें पता हो, आपको पता हो, तो पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, पेरीमीटर मेरे पास सम होता है तमाम साइड्स का। सही है, तो ये जो मेरे पास दो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये अगर मेरे पास आर है तो ये भी आर है, तो दोनों आर मिलके मेरे पास क्या बन जाएगा, 2r। तो इसलिए फॉर्मूले में हम 2r जो है लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू क्या है, 3r है, तो हम फॉर्मूले के अंदर क्या लगा देंगे, r की जगह पर 3r लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो बना वो क्या हो गया, हमारे पास थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली 320 अपॉन जो आपकी बेसिकली ए था 360 इंटू 2 पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 3r प्लस 2, द वैल्यू ऑफ आर इज 3r। सॉल्व करेंगे इसे, तो आप पहले वैसे वैसे सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 2 ज़ा 6, तो ये बन गया 320 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, इंटू 6 पाई आर प्लस 6r, 6 1 एंड 6 टाइम्स 6, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स
6। तो ये मेरे पास आ गया 16 पाई आर अपॉन 3 प्लस 6 आर। दिस इज़ माई फाइनल आंसर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाई एन आर। तो मेरे पास 16 पाई आर अपॉन 3 प्लस 6 आर, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ आर्क, सॉरी हाँ, फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सही है, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। दैट इज 25 एंड नेक्स्ट वन इज 26। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और हैं। सो 25 आपके सामने है। 25 क्या कह रहा है आपको कि द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन विच इज n स्क्वायर माइनस 5n, दैट इज द nth टर्म। तो मैं tn लिख देता हूँ इसकी जगह पे। फाइंड द सेकंड टर्म इन द सीक्वेंस, बहुत ईजी है, आपने कुछ भी नहीं करना, n की जगह पे 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 5 times 2 is 10, 4 minus 10 is equals to minus 6. So my answer is minus 6. Simple. In part 2, the pth term of the sequences, that means they have replaced the value of n with p. तो मेरे पास ये हो गया tp equals to p square minus 5p. The pth term of the sequence is 150, तो tp की जगह आपने 150 लिख दिया equals to p square minus 5p. अब इसे अगर रीअरेंज करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 5p, ये प्लस 50, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बी नेगेटिव 150 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइदर यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक, तो आपके आंसर्स निकल के आ जाएंगे। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो बाय मिडिल टर्म ब्रेक तो 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 150 और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5। तो 2 नंबर्स आर 15 और 10। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो आ गया पी स्क्वायर माइनस 15p प्लस 10p माइनस 150 इक्वल्स टू 0। these two terms and these two terms, taking p common from first two terms, तो मेरा आंसर आया p माइनस 15। इसके अंदर से 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरा आंसर आया p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो माई फाइनल आंसर आफ्टर इक्वेटिंग इट विद 0, तो मेरे जो p के 2 आंसर्स आए 15 एंड माइनस 10, तो मेरे जो आंसर है वो 15 माइनस 10। These are the 2 answers. Clear? Most easy question. ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी सेज कि मेरे पास अगर द nth टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस इज, एक और सीक्वेंस है उसकी nth टर्म उन्होंने दे दी tn इक्वल्स टू, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3n स्क्वायर माइनस kn, 3n स्क्वायर माइनस kn। द फिफ्थ टर्म द वैल्यू ऑफ n इज गिवन 5 and the value of fifth term is 55. So if I write 5, n की जगह पे अगर मैं 5 लिखता हूँ इन प्लेस ऑफ n, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस k एंड 5। द वैल्यू ऑफ t5 is 55 equals to 3, 5 square is 25 minus 5k. If I rearrange the equation, it will become 25 3 75 plus 55, here it will be negative 55, 5k equals to 20 and the value of k is 4. This is your answer. ठीक है, next question, and this is your question number 26. पार्ट ए जो है इसका अभी हम कर लेते हैं, पार्ट बी इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सही है, चलें जी। अब आपके पास है मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इट इज टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, टी इक्वल्स टू
p plus 3 upon p minus 4. What you have to do, just make the subject p को सब्जेक्ट बनाना है. कैसे बन सकता है अभी देख लेते हैं. इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया टी पी माइनस 4t इक्वल्स टू p प्लस 4, सॉरी p प्लस 3. यू हैव टू सेपरेट द टर्म्स विद द p. इन दो टर्म्स को आप सेपरेट कर दो तो मेरा ये बन गया टी पी प्लस पी था, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होके माइनस पी, एंड 3 ये माइनस 4t था, राइट हैंड साइड पे बन गया प्लस 4t. टेकिंग p कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स इट विल बी t minus 1 equals to 3 plus 4t, and the final value making the subject p is 3 plus 4t upon t minus 1. This is your answer. Like I can write over here 3 plus 4t upon t minus 1. Clear? Part B is your homework. You have to simplify it. What you have to do, just in the numerator apply the formula a square minus b square, and denominator you have to take either the apply middle term break or quadratic formula. You'll get the answers. ठीक है, और फिर आप उसे simplify करोगे. After cancellation you will get your answer easily. So this is your homework and you have to give me answer in the comment box. ठीक है. So here we have completed the whole P1 which is June 2016 वेरिएंट 2. सही है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके आज जो है बेसिकली हमने क्वेश्चन 15 से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, और क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने इसको सॉल्व किया है. और लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में जो है बेसिकली हमने क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर लिया था. सो जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन 1 टिल 14 इफ़ दे हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग those question, you can visit the video, you can visit the channel. आप जो है चैनल को भाई go through कर सकते हो, वहाँ पे proper mention है. सही है. It is basically the mathematics 4024 P1 and this is that is June 2016. सही है. तो मई जून आपके पास 2016 का है और आपके पास उस पर हेडिंग डली हुई है पास पेपर्स P1 4024 और लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो आप वो देखोगे, गो थ्रू करोगे. सो उसके अंदर क्वेश्चन 1 टिल 14 में जो भी क्वेरीज हैं आप उसे जो है इजीली हैंडल कर सकते हो. द वीडियो इज़ विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर. तो आप इजीली आपको आपका जो है क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगी और आपको जो है आसानी के साथ सॉल्व भी कर लोगे. फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन directly write in the comment box. I'll give you the answer and help you to resolve your problem. Thank you so much for the class. Take care. Allah Hafiz.